find net friction force, find net friction force and acceleration of the block, net friction force and acceleration of the block। उसके लिए डायग्राम है, हमारे पास एक इंक्लाइन है 30 डिग्री के एंगल का और उसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है 50 डिग्री का। यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है आपका 0.7 है। तो हम लोगों को क्या काम करना है, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। तो जब मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ तो वो कुछ इस तरीके का बनता है कि वेट हमेशा नीचे की तरफ आएगा, तो वो कितना होगा आपका mg, और mg किसके इक्विवेलेंट है 20 के इक्विवेलेंट है। यहाँ पर इसको हम दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकते हैं, एक ऐसे और दूसरा अलोंग द प्लेन। तो जब हम अलोंग द प्लेन सॉल्व करते हैं तो यहाँ क्या होता था, याद है किसी को mg sin थीटा, तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू हम लोगों को 30 गिवन है। तो जब हमें 30 गिवन है तो sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 20 × 1/2, तो दैट विल कम्स 10। और यहाँ पर आता है आपका mg cos 30, तो mg cos 30 की वैल्यू कितना हो जाएगी 20√3/2, तो दैट विल कम्स 10√3। मैंने आपसे कहा कि यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स भी अप्लाइड है, तो जब फ्रिक्शन फोर्स भी अप्लाइड है तो हम क्या करेंगे, इसके अपोजिटली नॉर्मल एक्शन लेंगे। तो इसके पॉजिटिव नॉर्मल एक्शन है वो किसके इक्विवेलेंट है, mg cos थीटा के इक्विवेलेंट है। और जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, क्योंकि ब्लॉक की टेंडेंसी नीचे जाने की है, तो जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो ऊपर की तरफ लगेगा आपका। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका फ्रिक्शन फोर्स हो जाता है। तो यहाँ जो फ्रिक्शन फोर्स अप्लाइड होगा वो कितना है म्यू mg cos थीटा। म्यू m के इक्विवेलेंट होता था, m क्या है mg cos थीटा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 0.7 इंटू mg cos थीटा की वैल्यू 10√3 है, तो अप्रॉक्स 7√3 की वैल्यू होती है 1.732, और 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट विल कम्स नियरली 12.1 न्यूटन। तो जो फ्रिक्शन फोर्स है वो कितना आ जाएगा आपका 12.1 न्यूटन। अरे यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा, बोलो भाई। यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स लिख दी ना मैंने, डायरेक्ट मैंने पूरे mg cos थीटा की वैल्यू लिख दी ना, mg cos थीटा की वैल्यू निकाली थी ना मैंने, वही रख दी यहाँ पे। तो भाई फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा यहाँ पर 12.1 नहीं होगा, 10 न्यूटन। अरे यहाँ इसे नीचे ले जाने वाला फोर्स कौन सा है, mg sin थीटा, वो कितना है 10 न्यूटन। तो यहाँ पर जो F अप्लाइड फोर्स है, अप्लाइड फोर्स का मतलब जो इसको मूव कराना चाहता है वो क्या है mg sin थीटा है, वो 10 न्यूटन है। तो मैंने आपको कल भी बताया था यहाँ पर अप्लाइड फोर्स कम है फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू से। जब फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू से कम होता है, इस वाले फॉर्मूले से क्या आती है मैक्सिमम वैल्यू आती है। तो जब अप्लाइड फोर्स कम होता है तो जो फ्रिक्शन फोर्स है वो किसके इक्वल होता है, वो अप्लाइड फोर्स के इक्वल होता है। यानी कि यहाँ पर इसका आंसर होगा वो क्या होगा 10 न्यूटन होगा। अरे ब्लॉक रखा रहेगा वो तो चलेगा ही नहीं। क्या आप लोगों को मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? अभी छापने से पहले एक बार दोबारा से सुने। मैंने कहा आपसे कि यदि मैं इसका इंक्लिनेशन 60 डिग्री कर देता हूं, इसका इंक्लिनेशन क्या कर देता हूं 60 डिग्री कर देता हूं, यहाँ पर 2 किलोग्राम का ब्लॉक रखा है, तो म्यू इक्वल टू वही से कितना है 0.7 है। तो वही वाली सब चीजें यहाँ पर दोबारा से रिपीट होंगी। नीचे की तरफ mg काम करेगा, यहाँ पर mg cos थीटा आएगा, इधर की तरफ mg sin थीटा आएगा, यहाँ पर नॉर्मल एक्शन लगेगी, ऊपर की तरफ फ्रिक्शन
था। क्या मेरी बातें कुछ समझ में आ रही हैं आप लोगों को? मैंने आपसे कहा यहाँ पर mg cos थीटा कितना, ये तो कितना था 20, ये कितना हो जाएगा cos 60 की वैल्यू 1/2, तो यहाँ पर कितना आएगा 20 into 1/2 इक्वल टू 10 न्यूटन आएगा। तो यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स कितना हो गया म्यू हो गया, म्यू हो गया तो 0.7 into 10 इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 7 न्यूटन। मेरी बातें कुछ समझ में आ रही हैं नहीं आ रही हैं? अरे mg sin थीटा कितना है 20 into √3/2, so that will be 10√3। अरे yes or no? अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ये फोर्स ज्यादा है, अप्लाइड फोर्स ज्यादा है, इसे नीचे ले जाने वाला फोर्स ज्यादा है, तो यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स कम था, तो यहाँ फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी होगी 7 न्यूटन। अब फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू 7 न्यूटन है, तो इस लाइन को हमेशा याद रखना है, फ्रिक्शन फोर्स अप्लाइड फोर्स पे डिपेंड करता है। यहाँ पे मैंने कहा यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स 7 है। अभी जरा सोचो इसको नीचे ले जाने वाला फोर्स कितना है 17.32, 1.7 इंटू मतलब √3 की वैल्यू 1.732 होती है, तो 10 से मल्टीप्लाई करा तो 17.32 आ गई, और रोकने वाला 7, तो इसकी तो एक्सेलरेशन होगी, ये तो नीचे जाएगा, जब ये नीचे मूव करेगा तो इसमें एक्सेलरेशन होगी। तो एक्सेलरेशन कैसे निकालते थे नेट फोर्स इक्वल टू, तो यहाँ पे नीचे फोर्स जाने वाला कितना है 10√3 -7, तुम्हारे वर्ड्स में लिख देते हैं mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू ma, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2a, √3 की वैल्यू होती है 17.32 - 7 इक्वल टू 10.32, तो एक्सेलरेशन हो गई 5.16 यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। क्या आप लोगों को मेरी बात कुछ समझ में आई या नहीं आई? फ्रिक्शन फोर्स एंड acceleration of two block system, friction force and acceleration of two block system। हमारे पास एक बड़ा सा ब्लॉक रखा है, उसके ऊपर एक छोटा सा ब्लॉक रखा है। अच्छे से क्वेश्चन करने जा रहे हैं। मैंने कहा इसका मास m1 है और इसका मास m2 है, ये पहला केस हमारा चल रहा है। तो यदि यहाँ पर तो सरफेस है रफ, यहाँ सरफेस कैसी है आपका रफ है, और यहाँ की सरफेस कैसी है स्मूथ, और मैंने इस वाले ब्लॉक पर एक फोर्स लगाया F, तो क्या होगा, और दूसरे वाले ब्लॉक वो अपनी पोजीशन पे है। यानी कि यहाँ पर यदि हम दोनों के लिए डायग्राम बनाएंगे तो क्या होगा, M2 के लिए फोर्स लगा है, और यहाँ पर इसके लिए जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो, अभी इस वाले ब्लॉक पे हम बात बनाएंगे तो M1 यहाँ पर भी 0 और यहाँ पर भी 0, क्योंकि इसे पुल करने वाला कोई भी फोर्स नहीं है, तो क्या होगा, इसका नेट फोर्स फ्रिक्शन फोर्स दोनों 0, और इस पे अप्लाइड फोर्स है, तो इसकी एक्सेलरेशन कितनी 0, और इसकी एक्सेलरेशन कितनी m2, डायरेक्टली हम लोग यूज कर सकते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ गई आपको? मैंने आपसे कहा सेकेंड, यदि किसी एग्जाम्पल में m1 m2 आपका इस तरह से रखे हुए हैं, ये वाली सरफेस कैसी है आपका स्मूथ, और ये वाली कैसी है आपका रफ है, तो
मैंने फोर्स लगाया इस वाले ब्लॉक पर, तो अभी क्या होगा, एक्सेलेरेशन ऑफ 2 कितना होगी, एक्सेलेरेशन ऑफ 2 कितना होगी, 0। इसके ऊपर तो कोई फोर्स नहीं लग रहा है, ये M2 है, M2 ने नीचे की तरफ फोर्स लगाया M2G, इसने ऊपर की तरफ नॉर्मल एक्शन लग गई इसके ऊपर N1, लेकिन हॉरिजॉन्टली ना तो इधर ना इधर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो इसका फ्रिक्शन फोर्स कैसा है, 0 है, और इसकी एक्सेलरेशन कैसी है, 0 है। इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कैसे, जब इस पे फोर्स ही नहीं आया तो कैसे स्लाइड करेगा, बेशक रखा है, लेकिन जब तक ऊपर वाले पे कोई फोर्स नहीं लगेगा तो स्लाइड ही नहीं करेगा। क्या अभी भी इसमें डाउट है बाकी सबको भी इसके अलावा? अरे यस और नो? अरे ये एक ऐसा केस है, संदूक के ऊपर संदूक रखा हुआ है और हमने नीचे वाले संदूक को झटके से निकाला, वहां प्रैक्टिकली फ्रिक्शन फोर्स 0 नहीं होता है, इसलिए वो खींचता है। लेकिन यदि सरफेस स्मूथ होगी तो ऊपर वाला संदूक जो होता है वो वहीं के वहीं नीचे गिर गया और नीचे वाला बाहर निकल गया आपका। तो बेसिकली जो वो चिपके रहते हैं आपके मोशन में, जो आपके दिमाग में अभी पिक्चर बनी हुई है, वहां पर वो चिपके होते हैं बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन फोर्स। वही चीज हमें यहाँ पर सीखनी है, मेनली जो हम यहाँ पर सीखने जा रहे हैं आपका। मैंने कहा इसकी एक्सेलरेशन 0, इसका फ्रिक्शन फोर्स 0 होता है। अरे मैंने कहा M1 की तो बात कर लो, अरे M1 का फ्रिक्शन फोर्स बता दो भाई कितना होगा। अरे सुनो, ये है M1, ये है N2, यहाँ पे पीछे की तरफ फ्रिक्शन फोर्स, इसलिए हमेशा मैं ब्लॉक के नीचे इस तरीके से दिखाता हूँ, ऐसे दिखाता हूँ। तो इस पे कितना फ्रिक्शन फोर्स, ये सीखने की बात है, छापने की बात नहीं है। F इक्वल टू क्या होता है, म्यू एन, अरे म्यू N2 हो जाएगा तो कितना हो गया, म्यू M1। देखो इस वाले ब्लॉक का M2G नीचे की तरफ लगा था, इस वाले ब्लॉक ने ऊपर की तरफ नॉर्मल एक्शन लगी। तो अब ये जो नॉर्मल एक्शन ऊपर लगी है तो इस पे भी क्या होगा, नीचे की तरफ नॉर्मल एक्शन N1 लगेगी। तो जब यहाँ पर नॉर्मल एक्शन N1 लगेगी तो इस फॉर्मूले के लिए, इस इक्वेशन के हिसाब से जब हम निकालेंगे तो N1 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका M2G, और यहाँ पर N2 इक्वल टू क्या हो जाएगा N1 प्लस M1G। तो यहाँ क्या हो गया M1G प्लस M2G, G कॉमन, तो M1 प्लस M2 इंटू G। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? तो यहाँ पर जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो म्यू N2 जब हम निकालेंगे तो दैट विल बी म्यू M1 प्लस M2 इंटू G होगा। क्या मेरी बातें कुछ कुछ समझ में आ रही हैं, आप लोगों को नहीं आ रही हैं? जब तक ये ब्लॉक इसके ऊपर रखा रहेगा तब तक फ्रिक्शन फोर्स इतना लगेगा। अभी मुझे तो एक्सेलरेशन निकालनी है, जब मैं एक्सेलरेशन निकालूंगा तो क्या होगा, मैंने आपसे कहा कि हम इस वाले ब्लॉक की बात कर रहे थे, अप्लाइड, यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स कितना है आपका, ये फ्रिक्शन फोर्स है म्यू M1 प्लस M2G। तो मेरे को तो एक्सेलरेशन निकालनी है, तो मैं क्या करूंगा, F माइनस म्यू M1 प्लस M2G इक्वल टू M1A। तो A इक्वल टू क्या हो गया, F माइनस म्यू M1 प्लस M2G अपॉन M1। तो ये एक्सेलरेशन होगी, ये समझने की बात है। क्या आप लोगों को समझ में आया? शाबाश। हम लोग 2 ब्लॉक सिस्टम पढ़ रहे हैं। अभी हम लोगों ने क्या काम किया था कि जो फोर्सेस लगाए थे, अभी यहाँ पर ऊपर वाले ब्लॉक पे सरफेस कैसी थी स्मूथ और नीचे वाली सरफेस कैसी थी रफ। अब इस सिचुएशन को बदल दें, यदि मैं यहाँ पर सरफेस कर देता हूँ रफ और यहाँ पे सरफेस कर देता हूँ, और मैं नीचे वाले ब्लॉक पर एक फोर्स एक्सर्ट करता हूँ, तो क्या होगा,
अब यहाँ पर हम इन दोनों के फ्री बॉडी डायग्राम्स बनाएंगे। फ्री बॉडी डायग्राम सब में बनाने हैं। पहले दोनों में इजी के कंपैरेटिवली ये M2 है और ये M1 है। तो ऑलरेडी हमें एक बात तो पता है कि हमेशा यहाँ पर क्या होगा है M2G और ऊपर की तरफ नॉर्मल एक्शन लगती है 2। हमने पहले वाले में 2 ले लेते हैं, 2 के साथ 2 ले लेते हैं। यहाँ पर हमारी जो है M1G लगेगा नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ लगेगा N1। अरे यस और नो? मैंने कहा यहाँ पर N2 नीचे वाले ब्लॉक के नीचे की तरफ भी लगेगी, तो यहाँ पर क्या लगेगी आपका, यहाँ पर N2 भी लगेगी। हम लोगों ने इसके ऊपर फोर्स लगाया है, इसके ऊपर फोर्स लगाया तो देखो ये वाली सरफेस तो स्मूथ थी तो इस पे कोई फ्रिक्शन फोर्स, लेकिन ये वाली सरफेस तो रफ है, तो इन दोनों के बीच में तो फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा? तो फ्रिक्शन की नेचर कैसी, फ्रिक्शन की नेचर कैसी होती है? मोशन को अपोज करना, अपोजिटली एक्ट होता है और मोशन को अपोज करता है। तो ये वाली सरफेस इस ब्लॉक को रोकना चाहती है। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? बहुत समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है वाली बात? तो इस पे लगेगा ना फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ। क्या यहाँ पे हम इसे F मान लें? अरे बोलो रे, यदि यहाँ पे F1 पीछे की तरफ लगेगा, इस ब्लॉक ने इसे रोकने की कोशिश की, इस ब्लॉक ने इसे रोकने की कोशिश की, तो ये इसको उल्टी डायरेक्शन में अपना फोर्स लगा देगा। अरे यस और नो? तो यहाँ पर क्या फोर्स होगा? फ्रिक्शन फोर्स आगे की तरफ लगेगी। ये बात सीखनी है। फ्रिक्शन फोर्स जब कभी भी फोर्सेस होती है, न्यूटन का थर्ड तो सीखना है, वो कैसी होती है? एक्शन एंड एक्शन सारे इन अपोजिट डायरेक्शंस होती हैं। इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक्ट ऑन ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे क्या होगा? ये पीछे की तरफ लगा तो ये आगे की तरफ। अरे यस और नो? यहाँ जो ये फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू होगी, अब वो किससे निकालेंगे? इन दोनों के बीच में जो रिएक्शन है, नॉर्मल रिएक्शन है, उससे निकालेंगे। अभी प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने यहाँ पे दोनों का टोटल लिया था, लेकिन यहाँ पे तो मेरा काम सिर्फ किससे चल जाएगा? N1 से चल जाएगा। अरे यहाँ क्या लगा है आपका? N2 इक्वल टू क्या है आपका? M2G है। तो यहाँ पर जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? तो वो इक्वल टू किसके होगा? म्यू N2 के इक्वल होगा। तो वो कितना होगा? म्यू M2G होगा। ये बात समझने के कौन सी सरफेस पे लग रहा है, किस ब्लॉक पे आगे लग रहा है, किस ब्लॉक पे पीछे लग रहा है, रटने की बात नहीं है। रटने की बात तो सबसे पहला स्टेटमेंट था जो आप पहले से जानते थे। वो क्या था कि जिस पे फोर्स लग रहा हो उसके उल्टी डायरेक्शन में लगाना है। तो इस पे ऑटोमेटिकली कहाँ आ गया? फॉरवर्ड डायरेक्शन में आ गया। अब देखो इस पे लग रहा है, फोर्स लग रहा है, तो भाई ये आगे जाएगा। ये फोर्स लग रहा है तो ये ब्लॉक क्या होगा? आगे की तरफ मूव करेगा, इसके साथ मूव करेगा। जब हम लोगों ने दो संदूक को, बॉक्सेस को खींचा था, ऊपर नीचे रखे थे, तो नीचे वाले के साथ साथ ऊपर वाला बॉक्स भी आगे बढ़ेगा। अरे यस और नो? लेकिन यहाँ पे सिचुएशंस होती हैं, मैं यदि नीचे वाले को बहुत तेजी से खींच दूं तो ऊपर वाला थोड़ा बहुत खींच के वापस नीचे गिर जाता है। याद आ रही है? तो यहाँ पर अभी फिलहाल ये दोनों कब तक साथ साथ मूव करेंगे? ये हमारा पहला क्वेश्चन है। कंडीशन टू मूव टुगेदर, यहाँ दो कंडीशन होती हैं। कंडीशन टू मूव टुगेदर, दोनों ब्लॉक साथ साथ मूव करते रहे, तो वो कब पॉसिबल है, कब तक पॉसिबल है? जब दोनों कंडीशन टू को, पहले हम इसको थोड़ा रिलेटिव वर्ड चेंज कर लेते हैं, कंडीशन की बात अभी कर लेंगे। पहले बोथ ब्लॉक मूव विद द सेम एक्सेलरेशन, बोथ ब्लॉक मूव विद द सेम एक्सेलरेशन। मैंने कहा पहले इस कंडीशन को बाद में बात कर लेंगे, अभी हम बात कर रहे हैं बोथ ब्लॉक मूव विद सेम एक्सेलरेशन। अरे दोनों ब्लॉक सेम एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहे हैं, तो एक्सेलरेशन कितनी होगी? तो यहाँ पर भी आप देखोगे ये दोनों ब्लॉक तो इस फोर्स की वजह से चिपक गए ना, तो एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या आ जाएगा? F/m1 + m2। यानी कि ये दोनों ब्लॉक जब तक
फ्रिक्शन फोर्स से चिपके हुए हैं, तो यहाँ पर ये दोनों ब्लॉक एक साथ मूव करेंगे, नीचे कोई फोर्स लग ही नहीं रहा, तो दोनों की एक्सेलरेशन कितनी हो जाएगी, सेम हो जाएगी, F/m1 + m2 हो जाएगी। क्या मेरी तीसरी बात समझ में आई? नाउ लिसन दोबारा से, मैंने कहा ऊपर वाले ब्लॉक की मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितनी हो सकती है, μg। ऊपर वाले ब्लॉक की एक्सेलरेशन मैक्सिमम कितनी हो सकती है, μg। यानी कि इस पूरे सिस्टम की मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितनी हो सकती है, μg। यदि μg से ज्यादा एक्सेलरेशन हो गई तो क्या होगा, ऊपर वाला ब्लॉक पीछे रहना शुरू कर देगा, नीचे वाला ब्लॉक आगे भागना शुरू कर देगा, और एक टाइम के बाद दोनों क्या हो जाएंगे, आपका सेपरेट हो जाएंगे। तो अभी हमें इसके लिए एक्सेलरेशन मिल गई है, छोटे ब्लॉक के लिए एक्सेलरेशन मिल गई है, आगे वाला फोर्स अप्लाइड फोर्स का F था, पीछे की तरफ फ्रिक्शन फोर्स लगने वाला है, और नेट फोर्स इक्वल टू क्या होता है आपका m में होता है। तो यानी कि हम यहाँ पर अप्लाई करें अप्लाइड फोर्स F माइनस म्यू m2g इक्वल टू m1a, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितनी है, a मैक्सिमम कितनी होगी आपका μg फॉर बोथ ब्लॉक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका F इक्वल टू माइनस F माइनस म्यू इनटू g इक्वल टू m1 μg। इसको अगर हम कराते हैं तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, इसमें से कॉमन आता है आपका μg, तो यहाँ पर क्या बचा m1 प्लस m2। दिस इज द मैक्सिमम फोर्स टू मूव टुगेदर। यदि आपने इससे ज्यादा फोर्स लगा दिया तो दोनों ब्लॉक क्या होंगे, सेपरेट होना शुरू हो जाएंगे। अरे यस और नो? नाउ हमारा फोर्थ केस आता है। फोर्थ केस में हम क्या काम कर रहे हैं कि ऊपर वाली सरफेस कैसी है, हमारे पास रफ है, नीचे वाली सरफेस कैसी है, स्मूथ है। तो हमने ऊपर वाले मास पे फोर्स लगाया कैपिटल है, तो दोनों के डायग्राम्स बनाएंगे तो क्या होगा m2, नीचे की तरफ m2g, ऊपर की तरफ n2। इसकी बात करते हैं तो m1g अपॉन m1, ऊपर की तरफ n2। ये तो आपको ऑलरेडी पता ही था, अभी सुन लो एक मिनट के लिए दोबारा से, एक बार रिपीटेशन दोबारा से। आगे की तरफ फोर्स लगी है कैपिटल है, तो पीछे की तरफ फ्रिक्शन फोर्स लगेगी F। ऊपर वाले ब्लॉक की बात चल रही थी, इस पे लगेगी, अब इसने लगाई है, तो इस पे कहाँ लगी, आगे की तरफ। पिछले वाले क्वेश्चन में देखोगे, डायग्राम में देखोगे तो उल्टी डायरेक्शन थी, पीछे वाले पे पीछे की तरफ थी और ऊपर वाले पे आगे की तरफ। अभी डायरेक्शन बदल गई है, डायरेक्शन क्यों बदल गई है, अप्लाइड फोर्स की वजह से बदल गई है। अब इसकी एक्सेलरेशन कौन डिसाइड करेगा, फ्रिक्शन फोर्स। जो ऊपर की तरफ फ्रिक्शन फोर्स लगाए इसकी एक डिसाइड करेगा, क्योंकि नेट फोर्स इक्वल टू क्या होता है, नेट फोर्स इक्वल टू m होता है। और ये इसका मतलब यही वाला ब्लॉक क्या काम करेगा, इस पूरे सिस्टम की एक्सेलरेशन को डिसाइड करेगा, मैक्सिमम एक्सेलरेशन को डिसाइड करेगा। तो मैंने कहा आपसे यहाँ पर जो n2 है वो कितना हो जाएगा, n2 का कोई रोल ही नहीं है यहाँ पर, तो यहाँ पर पहले फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। फ्रिक्शन फोर्स इससे निकलेगा तो वो कितना होगा, μn होगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, μm2g। जो ये फ्रिक्शन फोर्स इन दोनों के बीच में निकला, ये क्या होता है, एक्ट ऑन ब्लॉक 1, ये नीचे वाले ब्लॉक पे एक्ट होता है। तो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक 1 कितनी हो सकती है, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक 1 कितनी होगी, F इक्वल टू क्या होता है, ma, तो A इक्वल टू क्या हो जाएगा, F अपॉन m1। F कितना है, म्यू m2g अपॉन m1। अरे ये इसकी मैक्सिमम एक्सेलरेशन है, ये ए एक्सेलरेशन आ गई, तो दिस इज द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक 1 टू मूव टुगेदर, दोनों ब्लॉक के साथ साथ मूव करने के लिए ये ए ब्लॉक की कैसी है, मैक्सिमम एक्सेलरेशन है, यानी कि दिस विल डिसाइड द एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम, this will
decide the acceleration of system. This will decide the acceleration of the system. इस पूरे सिस्टम की एक्सेलरेशन को कौन डिसाइड कर रहा है? नीचे वाला ब्लॉक कर रहा है. उसकी एक्सेलरेशन मैक्सिमम कितनी हो सकती है? म्यू m2g अपॉन n1 हो सकती है. मैंने कहा तो फॉर अपर ब्लॉक, अभी मैं जो इक्वेशन बना रहा हूँ वो किसके लिए बना रहा हूँ? अपर ब्लॉक के लिए बना रहा हूँ. f माइनस एफ इक्वल टू एम में होगा. यहाँ पर ऊपर वाले ब्लॉक की बात चल रही है तो यहाँ पर m2 आएगा. मैंने कहा f हमें निकालना है. माइनस फ्रिक्शन फोर्स कितना था हमारे पास? म्यू m2g इक्वल टू m2 है. m2 है और यहाँ पर एक्सेलरेशन कितनी आई थी? म्यू m2g अपॉन m1 है. ये उधर जाके क्या हो जाता है? आपका प्लस हो जाता है. तो यहाँ पर म्यू m2g अपॉन m1 प्लस म्यू m2g ये कॉमन आ गया. तो म्यू m2 अपॉन m1g ब्रैकेट में क्या बचा? m2 m2 नहीं आएगा यहाँ पे. तो m2 अपॉन m1 प्लस 1. तो दिस इज द maximum on the upper block to move together. क्या कुछ समझ में आया आप लोगों को? आज का टफ सा काम था ओवरऑल. राइट डाउन द क्वेश्चन. फाइंड द फ्रिक्शन फोर्स फ्रॉम दैट डायग्राम. प्यारे प्यारे बच्चे, सुंदर सुंदर बच्चे, हमारे पास ये दो ब्लॉक रखे हैं. हमारे पास ये दो ब्लॉक रखे हैं. फ्रिक्शन कोएफिशिएंट 0.5 है. नीचे वाले ब्लॉक पे फोर्स लगा है. तो अभी यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा ये आपको बताना है. कौन बताएगा? देखो 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 5 kg ब्लॉक की बात करते हैं. नीचे लगा 50, ऊपर लगा n1. अरे यस और नो? मैंने कहा अभी इस वाले ब्लॉक की बात करते हैं. जब हम इस वाले ब्लॉक की बात करेंगे तो नीचे लगा 100, नीचे लगा 50, तो ऊपर लगा n2, तो पीछे लगा फ्रिक्शन फोर्स, आगे लगा अप्लाइड फोर्स. फ्री बॉडी डायग्राम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहे? फ्लोरेंस कुछ पल्ले पड़ रहा है? देख ले डायग्राम में तो कोई दिक्कत नहीं है ना. मैंने कहा फ्रिक्शन फोर्स, तो फ्रिक्शन फोर्स में तो कायदे में बस एक ही फॉर्मूला पढ़ा रहा हूँ मैंने. क्या? म्यू है. F इक्वल टू क्या होता है? फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू म्यू है. तो यहाँ पे 0.5 n कितना है? 150. अरे यस और नो? तो कितना आ गया फ्रिक्शन फोर्स? तो फ्रिक्शन फोर्स कितना? अरे बोल दो भाई. 30 न्यूटन. 75 न्यूटन आने का आंसर. ये तो मैक्सिमम वैल्यू हो गई, लेकिन अप्लाइड फोर्स तो 30 न्यूटन है. तो फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा? 30 न्यूटन. दैट इज द आंसर. क्या ये बात याद आएगी? अब रहेगी कि नहीं रहेगी? अरे बोल दो भाई. अरे मैंने तुम्हारे से कहा कि यहाँ पर तो 30 न्यूटन का फ्रिक्शन फोर्स है, तो ब्लॉक तो चलेंगे ही नहीं. अरे सुन लो भाई सुन लो. यदि यहाँ पे फोर्स हम 30 की जगह 80 लगा दे तो क्या होगा? अरे मैंने कहा मैं इस वाले ब्लॉक का दोबारा से डायग्राम बना रहा हूँ. ये 10 kg का ब्लॉक है. यहाँ पे क्या लगा है? 100 लगा है. यहाँ पर 50 लगा है. ऊपर की तरफ n2 लगा है. आगे की तरफ 80 न्यूटन लगा है. पीछे की तरफ फ्रिक्शन लगा है. तो
फ्रिक्शन इक्वल टू म्यू इक्वल टू 75 न्यूटन। तो फ्रिक्शन फोर्स अब कितना होगा 75 न्यूटन, ज्यादा तो हो ही नहीं सकता। अरे ये फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू है, परसों से यही क्वेश्चन कर रहे हैं। अब बॉक्स आगे बढ़ेगा, अरे बॉक्स आगे बढ़ेगा तो उसकी एक्सेलरेशन कितनी, अरे मैंने कहा भाई 4 एक्सेलरेशन, मैंने कहा यहाँ पे क्या करेंगे 75 इक्वल टू 10a, तो a इक्वल टू 5/10 इक्वल टू 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसकी एक्सेलरेशन अब कितनी हो जाएगी 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगी। क्या ये वाली बात मेरी समझ में आई या नहीं आई? अरे सुनो सुनो सुनो, मैंने कहा क्या, अरे सुन लो, अरे सुन लो भाई, अरे बोलो। मैंने कहा इसकी एक्सेलरेशन हो गई, ये चल रहा है, ये चल रहा है, ये गिर ही नहीं रहा, ये नीचे गिरेगा। अबे गिरने के बाद कितना फ्रिक्शन फोर्स, आफ्टर फॉलिंग लोअर ब्लॉक एक्ट फ्रिक्शन फोर्सेस आफ्टर फॉल ऑफ 5 kg ब्लॉक। सोचो सोचो सोचो, अरे ये 80 है, अरे ये 100 है, यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स लगा तो फ्रिक्शन फोर्स कितना म्यू है, तो ये हो गया 50 न्यूटन का। क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? जब तक साथ पीछे जो मैं आपको कंडीशन पढ़ा रहा था उसका मतलब है ये कि जब ब्लॉक साथ साथ मूव करते हैं तो कंडीशन एक्सेलरेशन जो होगी वो मतलब जो फ्रिक्शन फोर्स है वो 75 था और अलग होने के बाद 50 रह गया, तो अब इसकी एक्सेलरेशन बढ़ जाएगी, एक्सेलरेशन बढ़ जाएगी तो स्पीड भी बढ़ जाएगी। क्या मेरी कुछ कुछ बात समझ में आई? बोलो भाई। अच्छा तो